जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केफ 2 का लेक्चर नंबर 32। ये लाइट्स ऑफ कर दे यार, आपने काम किया है भाई, ये लाइट्स ऑफ कर। जी लेक्चर नंबर 32। कल हम पास पेपर्स कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के, ठीक है, और उसमें हमने डिस्कस किया, कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने को। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे ना, 3 तो कर लिया था, इसमें कोई मसला 3 में। जी क्वेश्चन नंबर 4 था, रिक्वायरमेंट पड़े क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें, पहले 2 क्वेश्चन में था कंप्यूट, यहाँ पे क्या है डिस्कस, ठीक है। पूरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। पहले कंप्यूट में हम करते हैं कैलकुलेशंस, और जब डिस्कस का वर्ड वो यूज करें फिर हम स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर करेंगे। किस फॉर्म में आंसर करेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ हमीदा इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव गेन्स आर लॉसेस ऑन सेल ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, सिर्फ कैपिटल गेन्स या लॉसेस है? नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन्स या लॉसेस नहीं है। कोई भी उसने एसेट्स, उसने ये नहीं कहा कि कैपिटल एसेट्स, उसने ये नहीं कहा कि कैपिटल गेन्स और लॉसेस। मतलब जो भी एसेट है पूरे टैक्स में वो गेन या लॉस कहां पे टैक्सेबल होगा वो आपने बताना। समझ में आ रही बात? तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन मई 2012 हमीदा सोल्ड सर्टन पर्सनल एसेट्स। क्या? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बिजनेस एसेट्स नहीं हो। कौन से एसेट्स सेल किए हैं उसने? पर्सनल। एट द फॉलोइंग प्राइजेस, प्लॉट इन DHA कराची 10 मिलियन का, पेंटिंग्स 20 लाख के, और ज्वेलरी 50 लाख की। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये तो क्या है, ये उसने क्या दिए हैं आपको? सेल प्रोसीड्स, या फिर इसको आज के बाद हम कहेंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है? कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये आपको केवल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, प्लॉट इन DHA कराची वाज इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर फादर इन January 2011. It was purchased by her father for rupees 4 million in market value at the time of inheritance was rupees 5 million. जी एक नया रूल आप लिख ले कि ओरिजिनल कॉस्ट अगर कभी गिफ्ट, इनहेरिटेंस, इस तरह के एसेट्स, कैपिटल एसेट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी ट्रांसफर हो जाए, तो जिस देखे ना 2 पार्टीज होते हैं, यहाँ पे किससे मिला है? फादर से किसको मिला है? ठीक हो गया। किस मोड ऑफ ट्रांसफर क्या था? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में बेटी ने कितने पैसे पे किए होंगे? कुछ भी नहीं, 0। मतलब इसको किस में मिला? फ्री में। फ्री मिला है ना। इनहेरिटेंस में तो बच्चे बाप को पैसे नहीं देते, ठीक हो गया। अब इससे इसको ट्रांसफर हो गया, हमसे किसका गेन या लॉस फाइंड कर रहा है? हमारा काम तो इसका है ना, गेन और लॉस किसका फाइंड करना है? बेटी का, ठीक है। अब इसके लिए कॉस्ट क्या होगी? इसको तो फ्री में मिला है। फार्मूला क्या होगा? गेन और लॉस इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस टोटल कॉस्ट। कंसिडरेशन रिसीव्ड हमारे पास होगा फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज हायर। कंसिडरेशन रिसीव्ड ये होगा ना, माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? इसको तो 0 में मिला, 0 में मिला है ना। सॉल्यूशन देखें, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। द प्लॉट वाज एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस। किस में मिला है? फ्रॉम फादर। द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट विल बी, क्या चीज? The cost of the plot will be considered as the fair market value on the date of transfer. जिस दिन नहीं
इसको मैंने कैसे ठीक नहीं किया? सबर सबर सबर। ये रूल तो अब खत्म हो गया है, ये फेयर मार्केट वैल्यू वाला। किसी और क्वेश्चन में इस तरह का था? वो क्या लिया है? कॉस्ट नहीं ली। हाँ चले, फिर भी इसको मैं रिकन्फर्म कर लूँगा, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस मेरे लैपटॉप में है, इसमें नहीं है। इसमें एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि हमने ये पहले ये हुआ करता था ना कि जिस दिन एसिड ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन उस एसिड की क्या फेयर मार्केट वैल्यू ट्रांसफर के लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती, ठीक है। लेकिन चले, ये मैं रिकन्फर्म कर लूंगा। इन दोनों में कंफ्यूजन है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर अभी आप लोगों ने क्या लिया है? फेयर मार्केट वैल्यू। मेरा इसके साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अब मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वही उसके लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी। मतलब यहाँ पे अगर गेन आएगा तो कितना आएगा? 10 मिलियन माइनस 4 मिलियन तो कितना आएगा? 6 मिलियन। अभी क्वेश्चन में 5 मिलियन है ना, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, अभी आपने ठीक नहीं करना, ठीक है। मैं हो सकता है अभी बता दूं आपको, मैं रिकन्फर्म करता हूं ये क्वेश्चंस डिस्कस करके। या कॉस्ट होगा या फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में कौन सा होगा मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं ऑर्डिनेंस में देखता हूं, मेरे जहन से निकल गया। ये तो जब मैं कर रहा था तो मैंने ठीक किया था इसको मेरे ख्याल। जी अगला क्या है? पेंटिंग्स। ये भी सेम वही है, इसमें भी फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में क्या आएगा? मैं कंफर्म। ज्वेलरी वाज परचेज्ड एंड गिफ्टेड टू हर बाय हर। तो गिफ्ट क्या होता है? ये भी फ्री होता है ना, ठीक है। इसमें क्या लिया है? इसमें कॉस्ट लिया है जी, क्योंकि इसमें फेयर मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है जी। इसको मैं देखता हूं। अगला ये क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये तो खत्म कर दे। ये 75% वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 4। अच्छा ये ख़त्म कर दे, ये काट दे, ये वाली लाइन काट दे। ये नहीं है, नहीं ये तो ठीक है ना। हाँ हाँ ये टोटली टैक्सेबल हो। मैं बताता हूँ, ये ख़त्म कर दे, ये ठीक है। इट इज़ चार्जेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ज्वेलरी एंड पेंटिंग्स कंसिडर्ड, ये हो गया। हाउ एवर, ये तो ठीक है ना, इस पे लॉस है ना। थर्ड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी फॉर हमीदा, ये भी काट दे, ये भी काट दे, ये लाइन भी काट, ठीक है। द टैक्सेबल गेन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 75%, ये अब खत्म हो गया, ये नहीं है। हाँ ठीक हो गया, ये लाइन भी काट दे। हाँ भाई ये ठीक है ना। इस सोल्यूशन में ठीक कर ले। सोल्यूशन किधर है? लिख ले बेशक, पेज नंबर 6 के ऊपर इसकी पिक्चर बना ले कि कहां कहां पे आपने ठीक करना है। एक पॉइंट नंबर 3 में इसकी पिक्चर बनाए। सोल्यूशन जो कैपिटल गेन्स के सोल्यूशन है ये ठीक कर ले। टैक्सेबल गेन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 75%, ये ठीक कर दे, ये गलत है। दूसरा, एज होल्डिंग पीरियड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, पॉइंट 1 में जो एज द होल्डिंग पीरियड, ये वाला सेंटेंस जो है ये काट दे, ये अब नहीं है, ये चेंजेस आ गई।
ये तो मैंने चेंज किए थे यार, अब फिर कैसे हो सकता? कर लिया नोट? ये पिक्चर बना ले बेशक, ठीक हो गया। ये सॉल्यूशन में ठीक कर ले। अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूं? हाँ जी। मिस्टर फेरोज हैज बीन द CEO ऑफ अजीज फूड्स लिमिटेड। यहाँ पे क्या है रिक्वायरमेंट? कंप्यूट द अमाउंट टू बी टैक्सेबल इनकम। टैक्स ईयर क्या है? 2 टैक्स ईयर्स है, 2009 एंड 2010, 3 है एंड 2011, एंड स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द इनकम वुड बी क्लासिफाइड। जी हम कर लेते हैं। मिस्टर फेरोज हैज बीन the CEO of Aziz Foods Pakistan Limited for several years. He was given 2000 shares on 1st June 2009 by Aziz. ये ग्रुप में भी ये जो पिक्चर बनाई है ना, ये ग्रुप में भी शेयर करना है किसी ने, ठीक है, और साथ में वॉइस मैसेज भी करना ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले, ठीक है जी। एट अ प्राइस ऑफ 2.5 पर शेयर, ठीक हो गया। ये क्या है? यूरो है, यूरो 2.5 पर शेयर। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ शेयर, सॉरी, ये किसकी कॉस्ट है? शेयर की। द मार्केट प्राइस ऑन द डेट वाज यूरो 8.2 पर शेयर। ये फेयर मार्केट वैल्यू है। द शेयर्स वर ट्रांसफरेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ, 1 साल की क्या है? रिस्ट्रिक्शन। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, the market price of the share on 1st June 2010 was 12.5 euro per share. On 10th April 2011, Mr. Feroz sold all the shares at 13 euro per share. He paid a commission of euro 50 to the brokerage house. The relevant exchange rates are as follows. Different dates के ऊपर 1 यूरो कितने का है वो आपको बताया हुआ है जी। पहला पेज छोड़ दे, दूसरे पेज पे वर्किंग शुरू करें। जी कब मिले हैं? वर्किंग में आप ये काम कर सकते हैं, हाँ, जो मैं करने लगा जी। कब मिले हैं शेयर्स बताएं? डेट क्या है? 1st 2000। यहां पे क्या किए? एक्विजिशन है ना? एक्विजिशन कौन से वाला है? विद रिस्ट्रिक्शन। विद रिस्ट्रिक्शन हो तो कब करेंगे? अर्लियर डेट। या तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाए? लैप्स हो जाए, या फिर डिस्पोजल हो जाए। मुझे बताएं लैप्स कब हो रहा है? 1 साल की रिस्ट्रिक्शन है ना, तो 1st जून 2009 से लेके 1st जून 2010 तक रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी? लैप्स। डिस्पोजल कब है? हाँ, डिस्पोजल कब है? 10th अप्रैल 2011। इसके बाद है कि इसके पहले? बाद है, 10th अप्रैल 2011। पहले हम इधर करेंगे। मुझे बताएं जब रिस्ट्रिक्शन लैप्स हो रही है तो टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2010। तो आप यहाँ पे लिख लोगे टैक्स ईयर 2010। 9 में तो कुछ नहीं आ रहा ना, हाँ, 9 में तो एक्विजिशन की है, लेकिन कौन सी वाली? तो विद रिस्ट्रिक्शन हम उस दिन कुछ भी नहीं करते। जब रिस्ट्रिक्शन अर्लियर डेट, आपने कहा डिस्पोजल, आपने मुझे बता दिए डेट्स के। यहाँ पे क्या हो रही है? डिस्पोजल। और रिस्ट्रिक्शन कब लैप्स हो रही है? 1st जून 2010। तो 10th अप्रैल 2011 पहले आ रहा है या 1st जून 2010? 1st जून 2010। तो टैक्स ईयर वो कौन सा टैक्स ईयर बनता है? 10। यहां पे क्या लिख लोगे? लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जी फार्मूला क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है देखें? 1st जून 2010 को फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 12.5 यूरो। यूरो 12.5। 1 यूरो उस दिन कितने का है? 121.40। और कितने शेयर्स है? 2000। जी करें। 3,35,000। 3 लाख
35 30 लाख 35 लाख। जी, ठीक हो गया। ओके, लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? हाँ, यूरो 2.5। 1 यूरो उस दिन कितने का था? 118.0 का, 10 का। और कितने शेयर है जी? 5,90,500। ये जी लेस कर दे। 24,44,500। ये जी कौन सा? सैलरी इनकम। ये क्या आ गई? सेल। दूसरा क्या है? डिस्पोजल। विद रिस्ट्रिक्शन है विदाउट? विदाउट। कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कौन सा टैक्स ईयर है? 11। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कौन से वाले? विदाउट रिस्ट्रिक्शन। फार्मूला क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू आर सेल प्राइस विच एवर इज हायर। सेल प्राइस आर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज जी कौन सा हायर है? सेल प्राइस कितनी है? यूरो। यूरो 13। 1 यूरो उस दिन कितने का था? 0.90। टोटल शेयर सेल कर दिए 2000। जी कितना है? 32,21,400। जी लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितनी चीजें शामिल होंगी? 3 शामिल होती है। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी है? वहां पे निकाल दिया है ना, 9 लाख 5,09,500। और अमाउंट ऑलरेडी टेक्स्ड 24,44,500। वो कितनी है? 24,44,500। याद है कॉस्ट में एक और चीज शामिल होती है, डिस्पोजल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? डिस्पोजल कॉस्ट। इसको लिख ले, ये ब्रोकरेज कमीशन। ये कौन सी कॉस्ट है? डिफिनीशन में लिखवाई थी, लिखवाई थी क्या नहीं? जी ये कॉस्ट में शामिल कर दे जी। ब्रोकरेज 50 यूरो। उस दिन यूरो कितने का था? 1.90 जी। 6195 बस जी, तीनों को ऐड कर दें। 590 24 44 500 6150। हाँ 3041 195 जी लेस कर दे। 1,80,205। ये क्या आ गए? ये आ गए कैपिटल गेन्स। कौन से वाले हैं? सेक्शन कौन सा है? 37A के 37A 37A है। बताया कि लिस्टेड कंपनी है। अगर ना बताया हो, क्या ना बताया हो? ना बताया हो स्पेसिफिकली कि ये लिस्टेड है। और लिस्टेड कहां पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। कहां पे लिस्टेड हो? तो आपने हमेशा कौन सा लेना है? 37 लेना है। कौन सा लेना है? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी लेनी है। कौन सी लेनी है? पब्लिक अनलिस्टेड। अच्छा, अगर मैं ये दूसरे फार्मूले से करूं, क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू आर सेल प्राइस विच एवर इज हायर माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन देखे, जिस दिन उसने ट्रीट किया था इनकम फ्रॉम सैलरी में, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 12.5 जी। 12.5 मल्टीप्लाई बाई उस दिन कितने का था? 0.40 इंटू 2000 करें 30,35,000। और ब्रोकरेज कमीशन कितना था? जी ये दोनों लेस कर दे
फिर भी आपके पास यही सेम आंसर आए। 1,80,000 का समझ में आ रही बात? दोनों ये मैंने अब क्या लेस कर दिया? फेयर मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन क्या हुई थी, जिस दिन मैंने ट्रीटमेंट की थी, सिंपल। अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शन होगा तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, अगर विद रिस्ट्रिक्शन होगा तो लैप्स वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। कल वाला क्वेश्चन ये जो एग्जांपल्स में था। ओके हो गया जी। अब मेन पेज पे चले जाए। नाम क्या है इसका? मेन सोल्यूशन क्या होगा? हाँ मिस्टर फिरोज। सिर्फ टैक्सेबल इनकम मांगी है ना जी। रेजिडेंट सैलरीड होगा, नॉन सैलरीड? वो सैलरी आई नहीं है, 24 लाख है ना भाई, अभी पता नहीं चलेगा, तुक्के नहीं लगाने जी। टैक्स ईयर पहले, लेकिन वो हाँ नॉन सैलरीड होगा, पहले वाले में सैलरीड होगा। हाँ 2010 में थे। पहले वाले में क्या होगा? सैलरीड होगा, क्योंकि टैक्स ईयर 2010 में सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम है? सैलरी। टैक्स ईयर 2010 दोनों सालों की है ना। 9 में तो कुछ नहीं आएगा ना। 9 के लिए नोट लिखना है। क्या लिखना है? नोट। क्या नोट लिखना है? क्यों नो ट्रीटमेंट? जी, नो टैक्स ट्रीटमेंट आप एक्विजिशन आप शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ रही बात? ये नोट लिखना है लाजमी। टैक्स ईयर 2009 में क्या लिखना है? नोट। 10 में आ गई हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी। कहाँ से आई थी? वर्किंग वन से। ठीक है, कितनी आई थी? 24,44,500। कोई और हेड ऑफ इनकम है? यही हमारे पास क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम जी। दूसरे में टैक्स ईयर 2011 में मेरे पास क्या आया? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कितना? वो भी वर्किंग वन से ही है ना, एक ही वर्किंग की है ना जी। कितनी थी वो? 1,00,000 180 205। कोई और हेड ऑफ इनकम है? यही मेरे पास क्या आ जाएगी? टैक्स। और 2009 में क्या लिखना है? नोट लिखना है। टैक्स ईयर 2009। नोट में क्या लिखना है? एक्विजिशन ऑफ नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड विद रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ रही बात? हाँ ओके जी। ये आपका क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 जी। देखिए इसको शाबाश करें।
ये नोट कर लिया, इधर आ जाए। ये जो है ना पहले हुआ करता था नॉन रिकॉग्निशन रूल, ठीक है, क्या हुआ करता था, नॉन रिकॉग्निशन रूल, अब नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, क्या चीज, नॉन रिकॉग्निशन रूल। कौन ट्रांसफर कर रहा है, फादर, किसको कर रहा है, डॉटर को। मैंने आपको बोला नहीं, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मेरे नज़र से गुजर गया था, लेकिन अब तो बूढ़े हो गए हैं ना, यादाश्त कमज़ोर। जी, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, समझ में आ रही बात, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें एसेट्स फ्री मिल जाए, इसको हमने बोला था ट्रांसफर। इसको हम क्या कहते हैं, जो रिसीवर होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफरी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, ठीक है। ट्रांसफरर जो फ्री में एसेट्स ट्रांसफर करता है उसकी नो कैपिटल गेन नो कैपिटल लॉस एग्जेम्प्ट होती है। डिस्पोजल तो हो गई ना, लेकिन ये डिस्पोजल क्या हो गई, नो कैपिटल गेन नो कैपिटल लॉस। किसके लिए, देखे ना हमने पढ़ा था डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, क्या पढ़ा था, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट, गिफ्ट भी डिस्पोजल है, इनहेरिटेंस भी डिस्पोजल है। हमने डिस्पोजल की डिफिनीशन पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिसमें यूज करने के राइट्स खत्म हो जाए, तो खत्म तो हो गए ना, लेकिन लॉ कहता है नहीं, इसकी न तो कोई गेन होगा और न कोई लॉस। ये फार्मूले में अभी जो हमने पढ़ा, यहां पे आ जाए, ये फार्मूले में उसने ये क्यों लगाया, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। यहां पे सेल प्राइस क्या है, 0, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू तो होगी ना एसेट की, तो वो कंसिडरेशन रिसीव्ड हम ले सकते थे, हम गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन लॉ कहता है अगर कभी इनहेरिटेंस में, गिफ्ट में, फर्म पार्टनरशिप फर्म हो, वो डिसॉल्व हो जाए, पार्टनर्स को एसेट्स मिले उसमें, ठीक है, तो एसेट्स तो उनको फ्री में मिल जाते हैं ना। या जिसको हम कहते हैं विल स्टेटमेंट, वसीयत, कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी शौकत खानम को दे दे, ईदी ट्रस्ट को दे दे, उनको फ्री मिल गया ना, समझ में, वसीयत नामा, उसमें अगर एसेट्स मिल जाए फ्री, तो लॉ कहता है जो ट्रांसफरर है उनकी नो कैपिटल गेन नो कैपिटल लॉस, मतलब उनकी ये ट्रांसफर क्या होगी भाई, क्या होगी, ये डिस्पोजल क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ये डिस्पोजल है ना, ये डिस्पोजल क्या होगी, एग्जेम्प्ट। अब जब ट्रांसफरी है उसके पास आ गया, और जब कभी ये क्या करेगा भाई, क्या करेगा, डिस्पोजल, तो ये फार्मूला लगाएगा सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर ना, फार्मूला वही है ना। कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या होगा, विच एवर इज माइनस कॉस्ट, ठीक है। यहां पे हमारे नोट्स में क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मेरा दिल ठीक नहीं मान रहा था। यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट नहीं होगी, ये बाप को एसेट जितने का मिला होगा, मतलब इधर कॉस्ट कौन सी होगी, इस एसेट की कौन सी कॉस्ट, ओरिजिनल। जितने में बाप को पड़ा था उतने वही कॉस्ट किसके लिए होगी, बेटी के लिए, ट्रांसफरी। मैंने इसलिए बाप बेटे से निकल के मैंने ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का वर्ड यूज किया है, रिश्ता कोई और भी हो सकता है, दूसरे में उसने हस्बैंड और वाइफ का दिया एग्जाम्पल। तो सब केसेस में जो ट्रांसफरी है उसके लिए कॉस्ट क्या कंसिडर होगी, ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, ओरिजिनल। अब आ जाए आप सॉल्यूशन पे, कौन सा क्वेश्चन था वो, 4। तो यहां पे कॉस्ट क्या है, यहां पे कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट विल बी कंसिडर्ड एज द फेयर मार्क। इसको खत्म करें और इसकी जगह क्या लिखें, शैल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक हो गया। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये भी खत्म करें, यहां पे सिर्फ क्या लिखे, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, यहां पे
5 मिलियन की जगह कितना कर दे, 4 मिलियन। और ये लिखे, ये सोल्यूशन ठीक कर दे। द प्लॉट वाज एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, दैट इज रुपीज 4 मिलियन। कितनी, 4 मिलियन। तो कितने का सेल किया है, 10 मिलियन का, तो कितना गेन हुआ, 6 मिलियन। गेन कितना हो जाएगा, 6 मिलियन। एंड इट इज चार्जेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, या टैक्सेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है। दूसरा आ जाए, कौन सा था, ये तीसरे वाला ना। द कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी फॉर हमीदा वुड बी 3 मिलियन। हाँ, इधर तो उसने लिया हुआ है, उधर इधर तो सिर्फ दिया भी क्या है, कॉस्ट, और उसने लिया भी कितना है, कॉस्ट। तो इधर बात ठीक है, इधर बात क्या है, ठीक है। पहले वाले में उसने कॉस्ट ली थी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए कॉस्ट नहीं होगी, हमारे लिए कॉस्ट क्या होगी, ओरिजिनल कॉस्ट। ओके हो गया, क्लियर, समझ आ गई ना। ये लिख ले, कहीं नोट कर ले, ये जो एग्जांपल मैंने बता दिया, ये नोट करें, ये नोट करें या पिक्चर बनाए कि हमारे लिए जब ट्रांसफर होगा, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, विल स्टेटमेंट के थ्रू, समझ में आ रही बात। तो इस केसेस में ट्रांसफरी जब उस एसेट को क्या करेगा, डिस्पोज, तो ट्रांसफरी के लिए कॉस्ट क्या होगी, ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में ट्रांसफरर को पड़ा था, जितने में किसको पड़ा था, ट्रांसफरर। ओके हो गया। हाँ, जो ट्रांसफरर है उसकी नो टैक्स ट्रीटमेंट, नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल लॉस। बस ये तो आप भाई, उसने इनहेरिटेंस में दिया, किस में दिया, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में उसने जो बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसकी कीमत थी 10 करोड़ रुपए। बेटे से पैसे कितने लिए, और गवर्नमेंट उसको कहे 10 करोड़ पे टैक्स दे दे, ज्यादती नहीं। लॉस क्यों रिकॉर्ड करेंगे, फेयर मार्केट सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू, उस पे तो लॉस आएगा ही नहीं। नहीं लिया तो फार्मूला क्या है कंसिडरेशन रिसीव्ड का, कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या होगा हमारे पास, नहीं ना भाई, फार्मूला बताए। कंसिडरेशन रिसीव्ड किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो सेल प्राइस 0 है, फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की 10 करोड़ रुपए है उसने, तो कितना गेन हुआ, ये कुछ भी। भाई फार्मूला आपके पास क्या है, यहां पे डिस्पोजल हुआ, जब डिस्पोजल होता है हम गेन या लॉस कैसे फाइंड करेंगे, विच एवर इज माइनस टोटल कॉस्ट। ये उसने ली थी फॉर एग्जांपल कितने की, 10 मिलियन की, 1 करोड़ की ली थी। जब ट्रांसफर कर रहा था इनहेरिटेंस में, तब फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 100 मिलियन। कितना गेन हुआ, 90 मिलियन पे 10% भी टैक्स हो, हिसाब लगा ले, 5% भी हो, चले, कितना टैक्स आता है, बहुत ज्यादा टैक्स आएगा ना। लॉ कहता है नहीं, जब ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या हो, इनहेरिटेंस हो, गिफ्ट हो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की तरफ से हो, या विल स्टेटमेंट के थ्रू हो, तो ट्रांसफरर की ये डिस्पोजल क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो, नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिस्पोजल। ओके भाई, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं जी। बाकी कोई क्वेश्चन में मसला है, नहीं है, हाँ हो जाएंगे अब। ये बाकी क्वेश्चंस पास पेपर के कर लेना, मंडे को आपका टेस्ट है ना। अब हम पढ़ते हैं जो इस चैप्टर के 1-2 टॉपिक्स रहते थे, कौन से थे, एग्जेम्पशंस तो नहीं होंगी, एग्जेम्पशंस आखिरी 2-3 ना, एडवांस टैक्स था एक, और एक डीम्ड इनकम था ना जी। इसके नोट्स कौन से हैं, ये वाले हैं मेरे ख्याल में जी। पास पेपर्स अब कर ले, हाँ मैंने जो करेक्शन थी वो करा दी है, अब इसको आप सही तरह से सॉल्व करके, मंडे को आपका टेस्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का,
और कैपिटल गेन्स। जी, बाकी सारा चैप्टर हो गया था ना? हाँ, ये डिफिनीशंस वगैरह भी पढ़ा दिए थे ना जी। ये आ जाए पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स सिक्योरिटीज, सेक्शन 37A की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 37A जी। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल, अगर इन्वेस्टर क्या हो? इंडिविजुअल। हमारे पास पर्सन्स कितने? हाँ, पर्सन हमारे पास कितने हैं? 3। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। और गवर्नमेंट भी हमारे पास क्या कंसिडर होता है? कंपनी ही कंसिडर करते हैं हम। कहते हैं इसके लिए ये रूल नहीं है। ये रूल किस किस के लिए है? एओपी और कंपनी के लिए जी। शैल ई फाइल स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कैसे फाइल करेगा भाई? कैसे फाइल करेगा? ई फाइलिंग करेगा। क्या करेगा? ई फाइलिंग। ई फाइलिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे फाइल करेगा? इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली हम कहाँ पे फाइल करते हैं? ये हमारे पास है ई फाइलिंग। ये हमारे पास क्या है? ई फाइलिंग का वेबसाइट है, नेट चल रहा है, ठीक है। कैसे फाइल करेगा? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। किस चीज का? मैं आपको चले दिखा दूंगा फिर कभी। एडवांस टैक्स का जो एविडेंस होगा, जो रिकॉर्ड होगा, वो कैसे फाइल करेगा? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। ऑन कैपिटल गेन विद इन 7 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच। डेली बेसिस पे ना करे। आज आपने देखे एडवांस टैक्स कौन एक होता है हमारे पास? सेलर, और एक होता है बायर। आपको याद है एक हमने पढ़ा था टैक्स ऑन टैक्स में, या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। कौन था? एम्प्लॉयर। रिलेशनशिप क्या था? और एम्प्लॉय। तो हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर की एफबीआर ने ड्यूटी लगाई है कि एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स क्या करना है? डिडक्ट करना है। ये किसकी ड्यूटी थी? ये थी ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। और ये ड्यूटी किसने लगाई थी? एफबीआर ने। किसकी? एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर को एफबीआर ने अपना बनाया था। इसको हम कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट। क्या बनाया था? एजेंट किसे कहते हैं? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना। तो एफबीआर क्या था यहां पे? इसको किसने विद होल्डिंग एजेंट बनाया था? तो एफबीआर क्या है? प्रिंसिपल। और एजेंट कौन है? एम्प्लॉय। कि आप मेरे बिहाफ पे अपने एम्प्लॉय से क्या करें? टैक्स डिडक्ट कर ले और मुझे जमा कर। यहां पे इसी तरह सेलर, अगर सेलर किसका हो भाई? किसका सेलर? सिक्योरिटीज। तो इस पे क्या डिडक्ट करना है? इसको क्या कहते हैं? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे एम्प्लॉयर ने किससे डिडक्ट किया था? इसके लिए हमने दूसरा वर्ड यूज किया था, क्या चीज? एडवांस टैक्स। ये ड्यूटी किसकी लगाई है? एफबीआर। सेलर की। इसको क्या बनाया है? विद होल्डिंग एजेंट। क्या बनाया जनाब? के आप जब सेल करो किसको? बायर को, तो उस टाइम कुछ टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वो आपने डिडक्ट करना है और आपने मुझे वो टैक्स पे करना है ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। बायर बाद में जब साल के आखिर में रिटर्न फाइल करेगा तो एफबीआर को बता देगा, जनाब जब ये शेयर्स में परचेस कर रहा था तो इस सेलर ने मुझसे इतना टैक्स डिडक्ट किया था, वो अपने टैक्स लाइबिलिटी में आखिर में एडजस्ट कर दे। एडवांस टैक्स से एडजस्टेबल है अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी। जैसे हमने उधर किया था, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। उधर क्या था? एम्प्लॉय डिडक्ट करता था, एम्प्लॉय अपनी टैक्स लाइबिलिटी में साल के आखिर में क्या कर देता था? एडजस्ट कर देता। यहां कौन डिडक्ट करेगा? सेलर डिडक्ट करेगा। बायर साल के आखिर में जब रिटर्न फाइल करेगा तो अपने टैक्स लाइबिलिटी में क्या कर देगा? एडजस्ट कर देगा। और सेलर ये टैक्स कितने अरसे में एफबीआर को जमा करेगा? हर क्वार्टर के एंड होने के बाद कितने दिनों के अंदर? जुलाई, अगर ईयर स्टार्ट हो जुलाई,
टैक्स ईयर अगर स्टार्ट हो रहा हो जुलाई, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3। मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का एडवांस टैक्स ई फाइल स्टेटमेंट फाइल करेगा सेलर ABR को जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के 7 तारीख तक। कौन से तारीख तक? 7 तक। विद इन 7 days ऑफ ईच क्वार्टर। अगला क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस क्वार्टर का 7 जनवरी को या उससे पहले पहले, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। कितने दिन है टोटल? 7 दिन। पहले दिन जमा करा दे, दूसरे दिन, 7 दिनों से डिले नहीं करेगा। फिर तीसरा क्वार्टर कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च। कहां पे? अप्रैल के 7 या उससे पहले। ये 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल या उससे पहले पहले। समझ आ गई बात जी? नोट, इफ द सोल क्या पे करेगा? विल पे द टैक्स। मतलब कहता है आप आज 10 लोगों को शेयर सेल कर दो ना, सेलर को कहते हैं आज 10 का आपने टैक्स एडवांस डिडक्ट किया, आज जरूरत नहीं है आपको, मैं टाइम देता हूं 3 महीनों का। 3 महीनों का टैक्स आप जमा करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जैसे क्वार्टर खत्म हो जाए 7 दिन है आपके पास, कैलकुलेट करें और मुझे जमा करा दे। ओके हो गया जी? हाँ देगा ना, वो तो लाजमी बात है, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट तो बायर सेलर से लाजमी लेगा। ठीक हो गया? इफ द सोल बिजनेस ऑफ कंपनी इज टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ ये हो इन्वेस्टमेंट करना इन डिफरेंट सब्सिडरीज, देन इनकम ऑफ द कंपनी वुड बी डिविडेंड इनकम या फिर कैपिटल गेन्स। करे अगर एक कंपनी का सिर्फ और सिर्फ काम हो क्या चीज करना? इन्वेस्टमेंट्स करना। डिफरेंट सब्सिडरीज, अपने सब्सिडरीज, सब्सिडरी किसे कहते हैं? जिसके मोर देन 50% शेयर्स किसी और कंपनी के पास हो। 2 कंपनीज है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। कंपनी ए इज इन्वेस्टर ऑफ कंपनी बी। कंपनी ए ने किस में इन्वेस्टमेंट किया है? बी। और इस इन्वेस्टमेंट की तादाद क्या है? 50% आर मोर। तो हम कहेंगे कि कंपनी ए कौन सी कंपनी है? होल्डिंग। और ये कौन सी कंपनी है? सब्सिडी। कह रहे अगर किसी कंपनी का काम ये हो सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करना, तो फिर जब ये कभी अपने प्रॉफिट्स में इसको शेयर देगी, किसको? प्रॉफिट्स में क्या देगी? शेयर देगी। किसको? जिसने इन्वेस्टमेंट की है ना, शेयर देगी ना। ए ने अगर इन्वेस्टमेंट किया किस पर्पस के लिए किया होगा? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट में हिस्सा देगी कि नहीं? जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लूं और वो कंपनी साल खत्म हो जाए, प्रॉफिट कैलकुलेट करे और मुझे कहे अब्दुर्रहमान इधर आओ, आप मेरे शेयर होल्डर हो, आपका ये ₹1,00,000 शेयर बनता है, इस ₹1,00,000 को आप क्या कहेंगे? डिविडेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड की डिफिनीशन है शेयर इन प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द शेयर होल्डर्स। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो किन में डिवाइड होता है? शेयर होल्डर, उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो ये शेयर होल्डर है ना, कंपनी है, मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट है, तो शेयर होल्डर है ना। शेयर होल्डर किसे कहते हैं? ऑनर को कहते हैं। ऑनरशिप है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? तो कंपनी बी का जब प्रॉफिट आएगा तो कंपनी बी कंपनी ए को क्या पे करेगा? डिविडेंड। और कंपनी ए जो शेयर्स है कंपनी बी में, जब वो कभी डिस्पोज्ड अप करेंगे तो फिर क्या आएगा? कैपिटल गेन्स। डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट है ना, फिर क्या आएगा? कैपिटल। लॉ कहता है जनाब इंपॉर्टेंट, सच इनकम ऑफ द कंपनी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। करे अगर कोई कंपनी की बात खत्म हो गई, अगर किसी कंपनी की दूसरे कंपनी में मोर देन 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और उससे डिविडेंड मिल रहा हो और उस कंपनी के शेयर्स आगे सेल करे और कैपिटल गेन्स आ रहा हो, तो इसको आपने डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन्स नहीं कहना है, इसको क्या कहना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस के। अगर मैं किसी कंपनी से प्रॉफिट रिसीव करूं, मेरे लिए क्या होगा? कौन सा इनकम होगा? डिविडेंड इनकम। अगर मैं उस कंपनी के शेयर्स आगे सेल कर दूं तो कौन से हेड में गेन जाएगा? कैपिटल गेन्स। लेकिन अगर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो, मोर देन 50% शेयर्स हो और उसको डिविडेंड मिलेगा, तो वो उसकी कौन सी इनकम होगी?
इनकम फ्रॉम बिजनेस, और उस कंपनी के शेयर्स को आगे डिस्पोज करेगा, कैपिटल गेन या लॉस आएंगे तो वो उसकी कौन से हेड में जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब इसके लिए वो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन्स नहीं हो। ओके हो गया। ये प्रैक्टिकली आपसे नहीं पूछ सकता, सिर्फ थ्योरेटिकली याद करें। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये प्रैक्टिकली आपका सीफेप में टेस्ट होता है, यहां पे टेस्ट नहीं होगा। कंपनी हमारे कोर्स में है ही नहीं, और ये बात किसकी कर रहा है, कंपनी। तो थ्योरेटिकली आपने याद करना है, न्यूमेरिकली आपसे टेस्ट नहीं हो सकता। ज्यादा पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा, बस इतना 3-4 नंबर का पूछेगा कि मुझे बता दे पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस डिस्कस करें। 2 से 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछेगा सिक्योरिटीज, आपने ये चीजें लिखनी है, याद करनी है। ओके हो गया जी। अगला क्या है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। कौन सा इनकम, डीम्ड जी। A resident person owing capital assets in Pakistan will be taxed on deemed income arising from capital asset for tax year 2022 and onwards. Deemed income shall be computed as 5% of the fair market value as determined by the FBR under section 68 FBR value or DC rate। DC का मतलब डिप्टी कमिश्नर, जो सिविल डिप्टी कमिश्नर होता है। Of capital asset, house, building, etc. situated in Pakistan held on the last day of the tax year, the rate of tax will be 20%. जी, the following properties are also excluded, namely, जी deemed income किसे कहते हैं सब? जय, बस मैं ये खत्म कर दूं। आप लोगों ने तो नहीं जाना ना? आप क्यों हंस रहे हो? कि क्या उसको समझ नहीं आ रही थी, बोर हो गई थी? मुझे भी यही लगा जी। डीम्ड इनकम किसे कहते हैं? डीम्ड इनकम का मतलब यह है कि आपकी इनकम ना हो, लेकिन FBR इसको आपकी इनकम कंसिडर करे। ऐसा घर, बिल्डिंग या फिर प्लॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ, ये सिर्फ किसके लिए है, इमूवेबल। इससे आपकी कोई इनकम जनरेट ना हो रही हो, देयर इज नो इनकम, ना आपने इसको रेंट आउट किया हो, ना आप इसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और ये आपके नाम पे हो, आपके नाम पे हो या आपके डिपेंडेंट्स के नाम पे। तो लोग कहता है अगर इसकी एक वैल्यू है जो आपके नोट्स में नहीं बताया, एक वैल्यू है और वो वैल्यू है आई थिंक 250 मिलियन है, 25 करोड़ है। कितनी है इसकी वैल्यू, क्या हो, 250 मिलियन आर मोर, ये लिख ले। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो, 25 करोड़ या इससे ज्यादा, 25 करोड़ या इससे ज्यादा, और ये इससे किसी किस्म की इनकम जनरेशन, ना आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हो, ना बिजनेस में यूज हो रही हो। अगर बिजनेस में यूज हो रही हो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट हो रहा है, फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने रेंट आउट किया है फिर इनकम जनरेट हो रहा है, फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी प्रॉपर्टी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके नाम पे या मेरे डिपेंडेंट्स के नाम पे। डिपेंडेंट्स में आते हैं मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी मतलब जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट, उनके नाम पे हो, और उसकी वैल्यू कितनी हो, 25 करोड़ या इससे ज्यादा। तो लोग कहता है जनाब आप उसकी वैल्यू जो FBR वैल्यू है या जो डिप्टी कमिश्नर ने रेट बताया है उसका कितना % टैक्स देंगे? अच्छा, 25 करोड़ पे नहीं देंगे, जो 25 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट है उस पे देंगे। अगर 30 करोड़ उसकी वैल्यू है तो कितने पे टैक्स देंगे? 5 करोड़ पे, 25 करोड़ पे नहीं। 25 करोड़ तक क्या है, एग्जेम्प्ट। जो 25 करोड़ से ऊपर वाली वैल्यू है उस पे टैक्स देंगे, कितना %? 5%। और ये वैल्यू कौन बताएगा इसकी? या तो FBR बताएगा या फिर डिप्टी कमिश्नर बताएगा। हाँ, इसमें एग्रीकल्चर अभी वो नीचे आ रहा है, ठीक है, वो नीचे आ रहे। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर आल्सो एक्सक्लूडेड। कौन कौन से? 1 कैपिटल एसेट ओन्ड, सिर्फ और सिर्फ कितने कैपिटल एसेट हो? जैसे इसका एग्जांपल क्या है, घर जिसमें आप रह रहे हो, उसकी वैल्यू अगर सिर्फ यही है, उसकी वैल्यू जितनी भी हो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं। हाँ, अगर दूसरा है तो फिर सबका मिला के करेंगे।
फिर सबकी वैल्यू देखेंगे, ठीक हो गया। सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस, ये तो मैंने बता दिया। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कहां पे यूज हो रही है, बिजनेस में, उसमें भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सेल्फ ओन एग्रीकल्चर ले, जिससे आपकी फसल आ रही है, आप यूज कर रहे हैं एज एन एग्रीकल्चर, लेकिन इसमें फार्म हाउसेज नहीं शामिल। आपने एग्रीकल्चर लैंड पे फार्म हाउस बनाया हुआ है ना, वो शामिल नहीं होगा। फार्म हाउस का मतलब क्या है, वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिंग आउट बाय पर्सन एक्सक्लूडिंग, मतलब फार्म हाउस 25 करोड़ की वैल्यू में शामिल होगा, उसको काउंट करेंगे। फार्म हाउस का मतलब क्या है, डिफिनीशन एंड लैंड। फार्म हाउस मींस अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड्स या इससे ज्यादा। कम से कम कितने पे हो, 2000 या इससे ज्यादा। बाउंड्री वॉल कह रहा है, क्या कह रहा है, कवर्ड एरिया कितना हो, 5000 स्क्वायर फीट है, की मिसिंग है कितना, 5000 स्क्वायर फीट। कवर्ड एरिया कितना, बाउंड्री वॉल कितने पे हो स्क्वायर यार्ड्स, 2000। कवर्ड एरिया कितना हो या उससे ज्यादा। तो और यूज्ड एज अ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, ड्वेलिंग यूनिट किसे कहते हैं, ड्वेलिंग किसे, हाँ, जिधर बंदा रहता हो, रिहाइश के लिए, किसके लिए, रिहाइश के लिए। समझ में आ रही बात। तो ये 25 करोड़ में इसकी वैल्यू शामिल करेंगे, ये एग्रीकल्चर लैंड में फॉल नहीं करेगा। ये अक्सर लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड में बनाए होते हैं ना, कहते हैं ये एग्रीकल्चर लैंड में फॉल नहीं करेगा। कैपिटल एसेट टू अलॉटेड, ये भी शामिल नहीं होंगे 25 करोड़ की वैल्यू में। अ शहीद आर डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, फॉलोइंग पर्सन ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर फेडरल आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अ पर्सन आर डिपेंडेंट्स आर द पर्सन हु डाइज व्हाइल इन सर्विस, वार वाउंडेड पर्सन व्हाइल इन सर्विस, an ex-serviceman, ex-employee are serving personnel, original allottees of capital asset, any property from which income is, ये तो मैंने बता दिया। Capital assets in the first tax years of acquisition where tax under section 236K has been paid। सिर्फ आपने ये सेक्शन इधर याद करना है। अगर इसके मुताबिक आपने टैक्स दिया हो, मतलब आपका कैपिटल एसेट हो, आप कारोबार कर रहे हो, कैपिटल एसेट परचेस करते हो फिर सेल करते हो पहले साल में, where the market value of the capital asset in aggregate excluding the capital asset mentioned does not exceed rupees, यहां पे बता दी उसकी वैल्यू कितने से ज्यादा ना हो। अच्छा, इसको करे 1, हमारे इसमें क्या है 2, इन सबसेक्शंस की बता रहे। ये एसेट्स एक्सक्लूड्स करके अगर उसकी वैल्यू कितनी बनती हो, 25 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 1 2 3 हमारे में ABC नहीं है ना, ये इसकी बात कर रहा है, इन क्लासेस की बात कर रहे हैं कि जनाब ये वाले निकाल के इसके अलावा अगर 25 करोड़ रुपए वैल्यू या उससे ज्यादा तो फिर डीम इनकम कंसिडर। कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर अ लोकल गवर्नमेंट आर अ कैपिटल एसेट ओन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंटल अथॉरिटी, बिल्डर्स आर डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन subject to the condition that such persons are registered with Directorate General of Designated Non-Financial Businesses and Professions। मतलब ये सोसाइटीज वगैरह शामिल नहीं होंगे। अगर इनके साथ एनओसी होगा, रजिस्टर्ड होंगे, तो वो तो सोसाइटीज की तो करबों में वैल्यू होती है, ठीक है, उन पे, क्योंकि उन्होंने तो कारोबार के लिए किया है ना, वो डेवलपर्स में आते हैं। किस में आते हैं, इनके अलावा ये जो एसेट, ये जो 8 क्लासेस में बता दिया, इनके अलावा जो कैपिटल एसेट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू अगर 25 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो उस पर टैक्स होगा। ओके भाई, क्लियर है। ये भी आपने थ्योरेटिकली याद करना है, इंपॉर्टेंट है, न्यू एडिशन है फॉर स्प्रिंग 2023। क्या चीज है, न्यू एडिशन है इन कोर्स। समझ में आ रही बात, हाँ। तो न्यू चीज वो लाजमी टेस्ट करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी न्यू एडिशन, ठीक हो गया भाई, क्लियर है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपने घर जाके इसको सही तरह से याद करना है और प्रिपेयर करना है। इसमें ये एक ऐसा चैप्टर आया जिसमें थ्योरी, एग्जामिनर के पास थ्योरी के क्वेश्चन पूछने के एरिया ज्यादा है। समझ में आ रही बात। तो इसमें आपने थ्योरेटिकल एरियाज को भी याद करना है। डीम्ड इनकम, एडवांस टैक्स, ये न्यूमेरिकली वो टेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल। ओके जी, मंडे को मिलते हैं। नहीं कल यार वो रखी तो थी हमने,
लेकिन वो ये जो सिचुएशन बन रही है ना, तो इस वजह से कोई मसला ना हो। आज भी देखे कितने स्टूडेंट्स कम हैं, तो संडे को भी नहीं होगी। अब इंशाल्लाह मंडे को पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी